हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों साइंस जो है वो आप लोगों के नाविक एग्जाम में सेक्शन 1 में जो है 10 मार्क्स की पूछी जाती है, इसलिए वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले भी जो है मैंने आप लोगों को साइंस के 10 से 12 वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रेदरफोर्ड के परिकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। तो देखिए रेदरफोर्ड का जो परिकीर्णन परीक्षण था उसमें उसने परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को जो है सिद्ध किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमाणुओं में न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस इन एटम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है, यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए पदार्थ की जो तरंगें होती है वो दे ब्रोगली तरंगें होती है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे ब्रोगली तरंगें। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य की ध्वनि या फिर शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता की सीमा जो है वो कितनी होती है। तो देखिए मनुष्य की जो ध्वनि या फिर शोर की सामान्य एवं अधिकतम जो सहिष्णुता की सीमा होती है वो होती है 60 से लेकर के 80 डेसिबल तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60 से लेकर के 80 डेसिबल तक। और डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ऑप्शन नंबर 2, रात में तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन नंबर 3, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, या फिर ऑप्शन नंबर 4, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। तो देखिए प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम जो है इनमें से ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिया गया है वो नहीं है। ठीक है, क्या है, देखिए सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट जो है पहले दिखाई पड़ना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न दिया गया है कि विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। ठीक है, तो देखिए विद्युत परिष्करण के दौरान जो है विशुद्ध धातु हमेशा कैथोड पर एकत्रित होती है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथोड। अगला प्रश्न है कि ब्राइन क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में आ चुका है। तो देखिए ब्राइन क्या होता है, NaCl जो होता है यानी कि साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड, इसका सांद्र घोल जो होता है उसको ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NaCl का सांद्र घोल जिसको ब्राइन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अग्निशामक, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके रूप में जो है कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए अग्निशामक के रूप में जो है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 जो है इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, NaHCO3। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील होता है, यानी कि इनमें से जो है कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर यूरेनियम। तो देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो इनमें से अल्प क्रियाशील होता है। ठीक है, अल्प क्रियाशील यानी कि ज़्यादा क्रियाशील जो है ये है नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखिए कि ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में जो है आ चुका है और प्रीवियस ईयर्स में भी जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए ओम का नियम जो होता है वो चालक के रूप में जो है पूर्ण सही है। ठीक है, चालक के बारे में, ठीक है, पूर्णतया सही है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चालक। अगला प्रश्न देखिए कि लेजर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है। ठीक है, तो देखिए लेजर जो होती है वो विकिरणों का किस प्रकार का पुंज होती है ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं असंगत तथा एक वर्णीय, ऑप्शन नंबर 2 संगत तथा एक वर्णीय, ऑप्शन नंबर 3 संगत तथा एक वर्णी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 संगत तथा एक वर्णी। ठीक है, तो देखिए लेजर विकिरणों का पुंज जो होता है वो किस टाइप का होता है, संगत और एक वर्णी। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संगत तथा एक वर्णी।
अगला प्रश्न देखिए कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे अधिक मात्रा में है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होता है। ठीक है, जब वह प्रिज्म से गुजरेगा। तो देखिए, जो सफ़ेद लाइट होती है उसको जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें जो बैंगनी रंग होता है ना, वॉयलेट कलर, वो जो है सबसे ज़्यादा विचलित होता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैंगनी रंग। अगला प्रश्न देखिए कि ऊर्जा का कौन सा स्रोत सूर्य से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं हाइडल ऊर्जा, पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा या फिर जैविक ऊर्जा। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सूर्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए कि किस प्रक्रिया के कारण तारे जो है वो स्वयं चमकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं रासायनिक क्रिया, नाभिकीय विखंडन, विकिरण या फिर नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो देखिए तारे जो है वो स्वयं किस लिए चमकते हैं, नाभिकीय संलयन के कारण। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नाभिकीय संलयन के कारण जो है तारे स्वयं चमकते हैं। अगला प्रश्न है कि हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लिया जाता है। निकाय पूछा है आपसे। ठीक है, हेबर प्रक्रिया से जो है अमोनिया निर्माण, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि होती है जिसमें हेबर प्रक्रिया से जो है अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो देखिए कौन सा निकाय जो है इसमें काम में लाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं खुला निकाय, आवरण युक्त निकाय, बंद निकाय या फिर उनमें से कोई नहीं। तो देखिए बंद निकाय जो होता है वो निकाय अमोनिया के निर्माण में हेबर विधि में जो है काम में लिया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बंद निकाय। इसके अलावा आप लोगों से इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेबर प्रक्रिया से किसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए हेबर प्रक्रिया के से द्वारा जो है अमोनिया का निर्माण किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को जो है घुमा करके पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है। ठीक है, ताजमहल जो है वो काला क्यों पड़ रहा है, ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ताजमहल का बंद रंग होना या फिर काला होना किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, एसिड रेन, ड्यू टू एसिड रेन के कारण जो है ताजमहल का रंग काला पड़ रहा है या फिर ताजमहल जो है बदरंग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया है। देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं कैलोरी, न्यूटन, फ़ारेनहाइट या फिर डेसिबल। तो देखिए ध्वनि मापक जो इकाई होती है उसको डेसिबल कहा जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डेसिबल। दोस्तों सारे प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जो है पूरा आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि ओम नियम को किसके लिए एक प्रकथन के रूप में भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम जो है वो इनमें से कौन से के लिए जो है प्रकथन के रूप में यूज़ किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर 2, विद्युत आवेश संरक्षण। ऑप्शन नंबर 3, कोणीय संवेग संरक्षण या फिर ऑप्शन नंबर 4, प्रवाही आवेशों के संवेग का असंरक्षण। तो देखिए ओम का जो नियम था उसको हम ऊर्जा संरक्षण के प्रकथन के रूप में भी जो है लिया जा सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा संरक्षण यानी कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में जो है दूर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए चमगादड़ जो होते हैं वो पराश्रव्य ध्वनि तरंगें जो होती है उनके द्वारा जो है अपने शिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर पराश्रव्य तरंगें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि वायु से कांच में जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, क्यों। तो देखिए वायु से जो कांच में जाती हुई प्रकाश की किरणें होती है वो अपवर्तित क्यों होती है। तो इसका कारण ये होता है कि कांच में प्रकाश की चाल जो है वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा में जो है कम होती है। ठीक है, क्या कारण होता है, कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है, इसके कारण जो है ये किरणें अपवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
दोस्तों आई होप आप लोगों को सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने वीडियो जो है पूरा ज़रूर से देख लिया होगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।